बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम अब्बासी साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस पर ये प्रोग्राम भी करते हैं। आज मैं तो नाज़रीन आपको बताऊं कि मैं तो ये मायूस हो चुका था पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान की धरती जो ज़िंदा ज़मीर लोगों को जन्म देने के हवाले से बांझ हो चुकी है, लेकिन आज मुझे एक उम्मीद लगी है, नहीं, पाकिस्तान की धरती अभी ज़िंदा ज़मीर लोगों को जन्म देने के हवाले से बांझ नहीं हुई, बल्कि वो ज़िंदा ज़मीर लोगों को, बाज़मीर लोगों को अभी जन्म दे रही है और वो काम कर रहे हैं। और ऐसी एक रोशन मिसाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के हवाले से हमें देखने को मिली। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का एक लम्हे की ज़िंदगी काजी फाज ईसा जैसो और जस्टिस मुनीर जैसो, जस्टिस डोगर जैसो, उन पर 100 साल पर भारी है। एक लम्हे की ज़िंदगी, वो एक लम्हा जब उन्होंने फैसला किया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात किसी और जगह नज़र आ रहे हैं और ये कानून में ऐसा नहीं चलता। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से, नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक ऐसी चाल चली थी जो बज़ाहिर इमरान खान ने वो बेहतरीन चाल चली और उन्होंने गेम उलट दी। ये आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब ने कौन सी चाल चली और गेम क्या उल्टी। इब्राहिम साहब, आज क्या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने तौहीन अदालत, एग्जीक्यूटिव को, वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिशारत भाई। देखें, ये केस जो आफिया सिद्दीकी का वतन वापसी और उनकी सेहतियाबी के मुतालिक केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जैसे सरदार एजाज इसहाक खान साहब जो हैं वो इस केस की जो है मुसलसल समाअत करते आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे से बहुत अच्छे समाअत करते आ रहे हैं। तकरीबन हर जुम्मा को ये इस केस की समाअत होनी थी। गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो इस केस की समाअत हुई, लेकिन वहाँ पे एक दिलचस्प वाक़या ये हुआ। जिस वक्त हम सुबह गए, मैं जिस वक्त गया अदालत के बाहर, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई नोटिस बोर्ड पे कोई काज लिस्ट वहाँ पे लगी हुई नहीं थी, अवेजा नहीं की गई थी। उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, मैंने उससे पूछा कि ये लिस्ट कहाँ है? उसने कहा लिस्ट नहीं है। मैंने कहा फिर समाअत कैसे चली? उन्होंने कहा बस चल रही है। अच्छा। मैं फिर अंदर गया, जिस वक्त मैंने जाकर देखा तो जज साहब ऑर्डर लिखवा रहे थे उस वक्त, यानी कि बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने ऑर्डर लिखवाया। बाद में उसके अंदर थोड़ी अमेंडमेंट भी जो है वो की गई, जो रिटन ऑर्डर में हमें नजर आई। तो जिस वक्त उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से कुछ बातें की, तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि ये काज लिस्ट के हवाले से इशू चल रहा है, काज लिस्ट नहीं लगी। तो उस वक्त वो ये बात कर रहे थे कि जो मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनको बोला कि आप जो है वो इसके ऊपर जो छुट्टी है वो मंजूर करें, जबकि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये बताया गया कि आपकी काज लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। जिस वक्त ये मैंने उनका जुमला सुना, उस वक्त मैं इंटरनेट के ऊपर गया, मैंने वेबसाइट के ऊपर जाके चेक किया, वेबसाइट के ऊपर भी उस वक्त कोई काज लिस्ट जारी नहीं की गई थी। उस वक्त जाकर मुझे सारे मामले की समझ आई। बाद में दोबारा जज साहब ने बातें भी वहाँ पे की। अब ये कुछ चंद केसेस थे, यानी कि अब आप देखें, जब पिछले चंद दिनों से मैं ये चीज़ें नोट कर रहा हूँ, जब से नई रजीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आई है, नई चीफ जस्टिस आए हैं, साथ में 2 जस्टिस सरदार डोगर साहब जैसे चीफ जस्टिस बिल्कुल। तो उसके बाद जो नए केसेस हैं, जो रिट पिटिशन, जो खास तौर पे एक कैटेगरी होती है दरखास्तों की, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की जाती हैं, जिनका तल्लक कानूनी और आइनी उस पर होता है कि वो आइन और कानून के हवाले से होती हैं, कि उसके ऊपर कानून को कलअदम करार देना या जायज़ करार देना, उस कानूनी हवाले से उसके अंदर अमेंडमेंट वगैरह समझ लें आप की जा सकती है। वो जितनी भी दरखास्तें हैं वो सारी की सारी जो है वो नए आने वाले 3-4 जुडिशल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं नए आने वाले जो इमामुल काज़ियान जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं। अच्छा, ये एक अजीब और गरीब सिलसिला था जी, कि आपको याद होगा नाज़रीन, आपको बताते चले कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब उन 6 जजेस में शामिल हैं। अब तो 5 रह गए ना, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब तो अलहदा हो गए, अब तो मेरे ख्याल में वो गुड बुक में शामिल हो गए स्टैब्लिशमेंट के, या जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कायम चीफ जस्टिस बने उनके साथ वो शामिल हो गए। वो सारा वो सर, हर एक इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो किस हद तक जाता है, मुज़ामत करता है, उनके अपने मामलात होंगे। तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पिछले दिनों एक बड़े अहम केस की वो समाअत कर रहे थे। वो ब्लास्फेमी के हवाले से केस था। वहाँ पर आसन भोंड साहब भी अदालत के अंदर गए थे। वो असल वाक़या क्या था, जिसमें जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने यह कहा था कि आप ये देखने के लिए आए हैं कि मैं अदालत में मौजूद हूँ या नहीं हूँ। वो ये देखने की, क्योंकि वो आपको पता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी वो शामिल हैं। ये वही एक अदारा है जो जजेस के जो मिसकंडक्ट के हवाले से जुडिशल कमीशन के अंदर शामिल है, आसन भोंड कमीशन के सामने।
वहाँ पे फिर जज साहब जो है एहसन बून साहब वहाँ पे पेश हुए। एहसन बून साहब के बारे में एक और बड़ी अहम चीज़ बड़ी मशहूर है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो दरखास्त दायर करते हैं, कुछ चंद दिनों के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में लग जाती है। हाई कोर्ट के अंदर भी इसी तरह वो उनकी दरखास्त जो है समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। एहसन बून साहब वहाँ पे आए तो उन्होंने कहा जी कि मैं जो है वो हाज़िरी के लिए आया हूँ। तो उन्होंने जज साहब ने फिर जैसे सरदार एजाज खान साहब ने कहा आप शायद मुझे आप चाहते हैं कि आप आखिरी दफ़ा मुझे अदालत में जो है वो देख लें। ये एक बड़ा उनके साथ एक अच्छा मुकालमा हुआ था। ये इब्राहिम अब्बासी साहब ने केस आज जब ये चला तो फाइल किया था। मैं थोड़ा सा इन्हीं के बनाए हुए टिक्कर में आपके सामने रखता हूँ कि असल केस क्या था। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और काबीना मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज खान साहब ने अदालत को वफाकी हुकूमत को मतलब अदालत ने वफाकी हुकूमत को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया और ये कहा कि वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद वजूहात अदालत में जमा नहीं कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इब्राहिम साहब फेडरल गवर्नमेंट को ये वक़्त दिया था कि 2 हफ्तों में आफिया सिद्दीकी के हवाले से वजूहात जमा करवाएं। उस पर ये फेडरल गवर्नमेंट पीछे क्यों हट गई थी? पहले तो रजामंद हो गई थी। दिलचस्प चीज है, हुआ ये कि पहले जब थोड़ा बैकग्राउंड अगर मैं आपको इसका बताऊं, पहले ये हुआ कि हुकूमत को कहा गया कि आपने रेम की अपील करनी है। प्रेसिडेंट जिसको ट्रम्प से पहले जो दूसरे प्रेसिडेंट थे बाइडन साहब, आपने उनको जाके रेम की अपील करनी है कि इस मामले को किया जा सके। इन्होंने खत लिखा, खत का जवाब वज़ारत खारजा भी बड़ी एक्टिव नजर आई, वज़ारत खारजा भी एक्टिव नजर आई। वहाँ पे जो खत का जवाब नहीं आया, उस वक्त अदालत की तरफ से पूछा गया कि क्या ये आपके डिप्लोमेसी की जो एथिक्स हैं क्या उसके खिलाफ नहीं है कि आप खत लिखें, प्राइम मिनिस्टर खत लिख रहा है आपका, आपकी एम्बेसी या वज़ीर-ए-आज़म जो प्रेसिडेंट है वो उसका जवाब नहीं दे रहा। उसके ऊपर भी हमारा जो है सफारत खाना या ये हमारा फॉरेन ऑफिस चुप था। उसके बाद ये कहा गया कि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हम जो है वो अपनी दरख्वास्त देंगे, ठीक है, अमेरिका के अंदर उनकी अदालत के अंदर के हमें इसको रिहा किया जाए, ये बेकसूर हैं। लेकिन अब जिस वक्त 2 समातें पीछे अगर हम चलें तो वहाँ पे हुकूमत ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये काम नहीं करेंगे। उसके ऊपर अदालत की तरफ से कहा गया था हुकूमत को कि आपने जो फैसला भी किया होगा वो आपने किसी वजूहत की वजह किया होगा, वो वजूहत आपने ला के अदालत के सामने रखनी है। गुज़िश्ता हफ्ते जुमरात को इसकी समाअत हुई, उनको कहा गया कि आप इस तरह करें कि हमें वजूहत ला के अगली समाअत तक दे दें। जज साहब ने कहा कि मैं अभी छुट्टियों पे जा रहा हूँ, तो हुकूमत की तरफ से वक्त मांगा गया। जज साहब ने ये भी कहा कि एग्जीक्यूटिव की जो चालाकियां हैं किसी और जगह, ये क्या कह रहे थे? बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं। जज साहब ने देखा कि जिस अगर अदालत के अंदर काम चल रहा है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आपने देखा कि जो आपके रूल्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो तब्दील कर दिए गए। सीनियर 5 जजेस को इसका इल्म नहीं था, कॉल लिस्ट में बगैर किसी की रजामंदी के जज को पता नहीं होता वो तब्दील की जाती। बल्कि आज जज साहब ने ये भी कहा कि यहाँ पे तो रातों रात बेंचेस बन जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अब आपको मैं मुस्तकबिल के हवाले से बताऊँ, जिस तरह क्योंकि हमारा रोज का आना जाना हाई कोर्ट के अंदर, जज साहब का आज ऑर्डर है जस्टिस सरदार एजाज खान साहब का, जिस वक्त वो छुट्टियों से वापस आएंगे उनका ये ऑर्डर जो है वो इन्फेक्शस हो जाएगा। अच्छा, वो मुअत्तल कर दिया जाएगा। मेरी जाती ये राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि नहीं, आपकी जाती राय नहीं है ये, क्योंकि अगर देखा जाए रीत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रीत आ रही है जब से जैसे सरफराज डोगर साहब आए हैं, उसके बाद से ये कुछ इसी तरह चल रहा है कि जज साहब ऑर्डर करते हैं वो मुअत्तल हो जाता है, जज साहब ऑर्डर करते हैं वो लगता नहीं है, वो छुट्टियों पर चले जाते हैं, वो कहीं और चला जाता है। ये देखें कि जज साहब ने खत लिखा चीफ जस्टिस को, जुमेरात को खत लिखा कि उन्होंने अदालत को बताया कि मैंने पर्सनल सेक्रेटरी को ये कहा कि चीफ जस्टिस को खत लिखो, उसमें ये लिखो कि मैं जो आज उनकी छुट्टी शुरू होनी थी 1 माह की, जो मौसम गर्मा की छुट्टियाँ हैं, कल क्योंकि जो पीर को मैं जो है इंसाफ की फराहमी के लिए अवेलेबल हूँगा, मैं ये केस भी सुनूंगा और दीगर जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो भी सुनूंगा। लेकिन आज जज साहब ने अदालत के ये भी बताया कि चीफ जस्टिस के पास 30 सेकंड भी नहीं थे कि वो दरखास्त के ऊपर साइन करते। अब दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत है, गवर्नमेंट, उसके पास 2 लीगल पॉइंट आ गए। एक तो ऑटोमेटिकली वो उसको चैलेंज तो करेंगे, इंट्रा कोर्ट अपील या इसको सुपीरियर जो आपका इंट्रा कोर्ट करेंगे तो आगे उनका जाएगा तो वो खत्म हो जाएगी ना, वो तो ऐसा ही होगा ना। दूसरा वो डीसी अगर इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर अरफान साहब, उनके खिलाफ जब तो अदालत हुई थी उनके इंट्रा कोर्ट की, तो खत्म हो गया, अमर फारूक साहब ने किया था। अच्छा, आप बात करें दूसरे ऊपर। अब दूसरा इनके ऊपर पॉइंट ये है, क्योंकि लीगल पॉइंट इसके लिए ये होगा कि जब जज साहब ने कहा कि मेरे आज खुद उन्होंने अदालत में तस्लीम किया कि मैंने दरखास्त लिखी, उसके ऊपर साइन नहीं की, हुकूमत आ गई ये भी कर सकती है कि जज साहब तो छुट्टी पर थे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने उनकी छुट्टी आज के दिन जो है वो एज अ वर्किंग डे कंसीडर ही नहीं किया। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी जो है देखा जाएगा। लेकिन आज की जो समाअत हुई है, एक पूरी केस को मैंने देखा है कि मेरी जाती जो राय, इस केस का कभी भी मेरा नहीं ख्याल के मकसद
जज साहब को भी पता है कि बाफी सिद्दीकी वापस नहीं आएंगे, सही लेकिन है उनका जी। काम सिर्फ ये है कि वो दूध का दूध और पानी पानी का का, पानी। लेकिन उन्होंने कहा कि कानून को हम ऐसा नहीं होने देंगे, कानून को मरने नहीं देंगे, ये जज साहब ने कहा। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे जिस तरह मर्जी, लेकिन बात यह है कि कुछ लोग इस सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हों, वो जिंदा ज़मीर लोग हैं जिनकी वजह से ये सोसाइटी चल रही है, माशरा चल रहा है। अच्छा इब्राहिम साहब, आज इमरान खान साहब ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, वो आपने ही फाइल की थी स्टोरी। बिल्कुल। ये किस हवाले से है कि जो उनके बेटू के बुनियादी सारी जो इंसानी जो उनकी सहूलियात बुनियादी तौर पर उनसे महरूम रखा जाने के हवाले से, उन तौहीन अदालत का किस हवाले से वो किया? देखिए, ये बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी इमरान खान और पिशा बीबी की जानिब से, जिसमें पहले यह कहा गया था कि जो बुनियादी हमारी तौहीन अदालत सुप्रीटेंडेंट अडियाला के खिलाफ कैटेगरी बी जो है, इसकी जो सहूलियात हैं जो लीगली हमें मुयसर है जेल मैनुअल के मुताबिक, वो हमें दी जाए, जिसके ऊपर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरफराज डोगर साहब की भी उनकी तरफ से ही कहा गया कि आप जो है वो उनको सुप्रीटेंडेंट अडियाला को ये कहा गया कि आप इनको ये सहूलियात दें। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस ने इस तरह के केसेस की जो है वो समाअत की। लेकिन आज जिस वक्त इमरान खान साहब की बहनें, आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी होगी, जिससे वो बता रहे हैं कि अखबार ले लिया गया है, टीवी मुयसर नहीं है, इस तरह की बहुत सारी उनकी सहूलियात वापस ले ली गई हैं। उसके ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से आज एक दरखास्त सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो तौहीन अदालत की दरखास्त की अदालत के हुक्म के बावजूद उनको सहूलियात नहीं दी जा रही। इस वजह से अब आमिर फारूक साहब के होते हुए इस तरह की चीजें हमें नजर नहीं आई। अगर होता था तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव चीज नजर आ जाती थी, लेकिन डोगर साहब जब से आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, एक किस्म की हुकूमत जो है, ये एग्जीक्यूटिव जो है, वो खुल के खेलना शुरू हो गई है। जैसे सरफराज डोगर साहब वही है जो फैसला करते हैं जी कि आप जाएं जी, जाकर इमरान खान साहब से उनकी बहनों के हवाले से कहते हैं जाएं जी, जाकर मिले। तो अडियाला जी का जो सुपरटेंडेंट है वो अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखता है, तो जैसे सरफराज डोगर तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते नजर। सर आप इस चीज को छोड़े, आपका लार्जर बेंच बैठा, लार्जर बेंच ने कहा कि मुलाकातें होंगी, आपके सियासी जो वर्कर हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी रहनुमा हैं, उनकी मुलाकातें नहीं हुई। उनकी फैमिली और वकला कभी कभार मिलते रहे, और उनके मिलना ना मिलने की वजह से सियासी रहनुमाओं की आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल साइड है, या इमरान खान साहब के साथ जो उनका एक बॉन्ड था, वो टूटा है। और आप देख रहे हैं कि जो असम्बलियों के अंदर हो रहा है, जो KP के सेनेट के इंतखाबात में हुआ, जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो आपके सामने है कि आपका इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को समझ नहीं आ रही उनका लीडर कौन है, इमरान खान किसके बारे में बात करें, इमरान खान किसके खिलाफ हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तक नहीं पहुँची। बुनियादी तौर पर कोशिश यही की जा रही थी कि सियासी लोग इमरान खान से ना मिलें, ताकि जो पार्टी के फैसले हैं उनमें रुकावट पैदा की जा सके। अच्छा, आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी कवर करते हैं। आज सेनेट का इजलास हुआ, इमरान खान साहब के दिए हुए नाम और बिलखुसूस मुराद सेठ को आज 26 वोट पड़े। ये एक मैसेज है, ये पैगाम है उन कुफ्तों के लिए जो कह रहे थे काटा भाई काटा। लेकिन एक और खबर जो बड़ी दिलचस्प खबर है और बड़ी खबर है, वो आपको मैं बताऊंगा कि वो खबर क्या है। और वो खबर नून लीग के मतलब आप कह सकते हैं कि अब मैं नाम नहीं लूंगा, वो जो जर्नलिस्ट है वो किसके भाई है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो आप ये कह सकते हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब है, बहुत करीब है, स्टैब्लिशमेंट के इतने करीब हैं कि उनका भाई जो है वो पहले स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा होता था, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो स्टैब्लिशमेंट के करीब है। उन्होंने ये खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब और स्टैब्लिशमेंट के बीच में अनसीन ऐसे मामलात हो चुके हैं कि जो आने वाले दिनों में आपको तेजी से वो दिखाई देंगे। और उन्होंने इस हुकूमत को वार्न किया है कि ये आपके लिए खतरे की निशानी है, यानी कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ। ये उन्होंने ट्वीट किया है। मुझे ये बताएं कि मुराद की सेहत की 26 वोट उसने लिए, आजम स्वाति साहब बन गए, उसके बाद जनाब वो रुबीना खालिद है नहीं रुबीना नाज उनकी बन गई ख्वातीन की नशिस्त पर। उसके बाद जनाब और कौन था उनका जी, मिर्जा अफरीदी साहब बन गए, वो टेक्नोक्रेट पर आजम स्वाति साहब बन गए। और मिर्जा अफरीदी साहब तो उनके बंदे हैं ना, जिनके बारे में कहा जाता है वो उनके बंदे थे। ये वो शख्सियत थी मिर्जा अफरीदी और मुराद से। नाज़रीन मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, मैं उन्हें अपने पिछले भी लाख में, फिर मैं इब्राहिम से उस पर तबसरा लूँगा। जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई जाकर बैरिस्टर सैफ की, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जो नाम दिए उसमें बैरिस्टर सैफ ने ये कहा खान साहब से कि ये हमारे 2 नाम हैं और बाकी आप अपने नाम डलवा लें।
क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा है, जिसके मुताबिक उन्होंने मिर्ज़ा अफरीदी का नाम दिया। ये इस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ नाम है मिर्ज़ा अफरीदी का। तो इमरान खान साहब ने बेस्ट सैफ की वो बात मानी और मिर्ज़ा अफरीदी के हवाले से उन्होंने कहा कि ठीक है, इट्स ओके। मुराद सईद का नाम दिया था इमरान खान साहब ने, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी कि मुराद सईद के बदले मिर्ज़ा अफरीदी हमारा नाम होगा। मुराद सईद को वोट पड़ते 26। क्या मैसेज है उन कुर्दों के लिए जो ये कहती थी कि इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है? देखिए, सबसे ज्यादा वोट लिए उसने। आप एक और चीज बड़ी मेरा जो जाती तबसरा है वो ये है कि इमरान खान साहब तो है ही है कि इमरान खान साहब जिसके ऊपर मोहर लगा दे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो उसकी तरफ बगैर सोचे समझे जाते हैं। दूसरी तरफ ये है कि आपको याद होगा जिस वक्त इमरान खान साहब जावेद भी बना जी 22 वोट लिए उसने। इमरान खान साहब जिस वक्त आखिरी स्टेज पर थे, उनकी आखिरी गवर्नमेंट जो थी आखिरी स्टेज पर थी, नूरुल्लाह कादरी साहब भी बने, वो 6-6 या 6-5 के रेशियो है। तो उस वक्त आपको याद होगा कि इमरान खान से सवाल किया गया था कि आपके पास आप अपने पास किसको समझते हैं कि वो इस चीज पार्टी को संभाल सकता है? उन्होंने किसका नाम दिया था? मुराद सईद का। मुराद सईद साहब का। मुराद सईद साहब ने उसके बाद एक अमन मार्च किया था स्वात के अंदर, बिल्कुल ऐसा, जिसकी वजह से वो हिट लिस्ट में आ गए थे। तो ये वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब महतूब थी ना, अब आज भी महतूब है, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा इमरान खान साहब के हवाले से केसेस और लोगों की पकड़ दक्कड़ बहुत ज्यादा अरूज पर थी और मुराद सईद ने उस वक्त अमन मार्च किया था। इब्राहिम, आपको याद हो कि जब मुराद सईद जब इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स में आए थे G11 में, तो मुराद सईद इमरान खान साहब की गाड़ी पर खड़े थे। बिल्कुल। और उस वक्त जो पोजीशन थी कि मुराद वो उस वक्त वो कंटेनर का शहर जो है, आप समझे कि वो एक छावनी बसा दी गई थी। बिल्कुल इसी तरह था। लोग भी बहुत आए थे। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि जो आज वोट पड़े मुराद सईद साहब को, वो तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती कारकुन कह रहा है, उसको भी ये वाहिद ऐसी कुछ शख्सियात थी मुराद सईद जिसके ऊपर आपको किसी जानिब से तनकीद होती है वो नज़र नहीं आएगी। मिर्ज़ा अफरीदी पर हो सकती है तनकीद, फैसल जो जावेद हैं उन पर हो सकती है, उनके ऊपर तनकीद हो सकती है, नूरुल्लाह कादरी पर हो सकती है, लेकिन मुराद सईद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको इमरान खान साहब की एक सपोर्ट हासिल है कि आपने छुपे रहना, बाहर नहीं आना। बल्कि अभी ट्वीट भी आया है मुराद सईद साहब का, उनके इस ट्वीट से मुझे तासर मिला है कि वो शायद ये काम नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचा कि आपने इस इलेक्शन में आना है, इसलिए मैं खुद जाके ये इलेक्शन लड़ा हूँ। उसमें मुझे कोई नहीं, वो कोई जरूरी नहीं कि हल्फ ले। आप देखिए इसाक डार साहब तो भी बाहर गए हुए थे, वो वज़ीर आज़म के जहाज में बैठ कर गए थे, फिर जब वापस आए हल्फ लिया, फिर वज़ीर खजाना बन गए थे। मुराद सईद भी मुनासिब वक्त पर जब खान साहब कहेंगे तो उस वक्त आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खान साहब ने एक बेहतरीन चाल चली थी, वो उसमें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा बैकफुट पर जाना पड़ा। गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा जो टेंशन है ना, वो गवर्नमेंट के अलावा मुख्तदर हलकों को भी वो मुराद सईद की सीट किया है और सबसे ज्यादा वोट लेके आने और 26 वोट लिए जी। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुराद सईद ने 26 वोट लिए, सबसे ज्यादा वोट लिए। और हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बड़ी टेंशन है कि मुराद सईद जिसके हवाले से उसको छुपे रहने के हवाले से वो हिट लिस्ट पर सारा कुछ बकौल उनके वो ट्वीट भी करते रहते हैं और खान साहब भी कहते हैं इस हवाले से। ये एक मैसेज है, मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट के लिए इब्राहिम, ये एक मैसेज है कि जिन पर आपने कांटा लगाया था अवाम ने उसे प्लस कर दिया। भाई देखिए, अवाम ने तो पहले भी 8 फरवरी की 2023-24 को भी प्लस ही किया। जी जी, लेकिन ये है कि आपका जोर इतना चला, आपकी बदमाशी इतनी ज्यादा थी कि आप अवाम उसको उतनी बर्दाश्त कर सकी और आपकी अदालतें, बल्कि सलमान अकरम साहब की आज जो बात हर कोई ट्वीट कर रहा है वो बड़ी जबरदस्त है कि जब तक अदालतें आज़ाद होती हैं, इमरान खान तभी बाहर आएंगे जब आपकी अदालतें आज़ाद। ये अदालतें खुद ये बात करना शुरू हो गई हैं कि हम आज़ाद नहीं है। ये तो असर आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आता है, ये चीजें हमें हाई कोर्ट में नजर आती है। जिस तरह जो आज डिमोलिशिंग स्क्वाड का नाम बोला, खासतौर पर जस्टिस सरदार एजाज खान साहब ने उन 3-4 जजेस के लिए जो नए आए कि हमारे हाई कोर्ट के जो पिलर्स है इनको आपने तोड़ दिया, जिससे इंसाफ हम फराहम कर सकते थे, उसकी आपने एक बुनियाद को खोखला कर दिया। ये बुनियादी तौर पर उनका आज पूरी समात का या पूरे ऑर्डर का क्रक्स था जो मैंने आपको ये बहुत शुक्रिया इब्राहिम। ये नाज़रीन सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जो 4 हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस का ये सारा मामला है। और वो सारे अपनी जगह परेशान हैं, लेकिन कुछ मजबूरी होती है जिसकी वजह से बोल नहीं पाते। ये सारी सिचुएशन थी जो मैंने आपके सामने रखी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।